हेलो बच्चों। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हम पिछले टर्न पर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आपको समझाया था। तो इस बाएं हाथ का नियम लगाकर हम किसी भी धारावाही चालक तार जो कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है उस पर किस दिशा में बल लगेगा ये हम जानते हैं। तो बायां हाथ सबसे पहले स्पष्ट होना चाहिए। फिर बाएं हाथ की ये तीन जो उंगलियां हैं, अंगूठा, तर्जनी एवं मध्यमा, यानी पहली उंगली और ये बीच की उंगली, इन तीनों के एक दूसरे के लंबवत रखो। ठीक है। और आप भी मेरी तरह लिख भी लेना इस पर मैंने बल यानी एफ दिखाया है, इस पे चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैंने बी दिखाया है, और इस पर मैंने धारा यानी आई दिखाया है। जब आप लिख लेंगे तभी फिर आपसे गलतियां नहीं होंगी। तो एग्जाम में भी एक बार लिख लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग स्थितियों में अलग अलग आपको सिचुएशन मिलेगी। तो उसको मैंने आप दिखाने की कोशिश भी की है। देखिए इसको, बी ऊपर की तरफ, ठीक है, ये आई हो गया इस तरफ, और ये बल जो है अंगूठा ये तीसरी दिशा में है ना। ये तो जैसे वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, और ये बोर्ड के तल के लंबवत हो गया है ना। तो ये एफ ये जो अंगूठा है वो, ठीक। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और अच्छे चित्रों में मैं आपको दिखा सकता हूं, ये अपन ने कल भी आपको दिखाया था। ठीक है। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, तो ये बल हो गया आपका, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो धारा आपकी इस तरह से वो दिखा दे रहा है। तो तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखना है। और कब लगाना है? जब कभी भी किसी धारावाही चालक जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो उस पर हमको बल निकालने की जरूरत पड़े, तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो याद करिए, पिछली क्लास में लास्ट में मैंने आपको उदाहरण नंबर 13.2 और जो कि चित्र 13.14 है, 13.14 जो है, तो उस उदाहरण को मैंने आपसे घर से करके लाने के लिए कहा था। तो इसमें उस उदाहरण में मैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगाऊंगा, और बल का जो आंसर है ना, उसने किताब तो आपके पास है ही सही, तो बल का जो आंसर है वो हम आपको बताएंगे। तो पेज नंबर वो कितना है आपका? 231। तो पेज नंबर 231 पर आप उसको देखिए। तो पेज नंबर 231 पर यह आपका क्वेश्चन है, पेज नंबर 231 पर। ठीक है। तो पढ़ लीजिए आप जब तक, मैं क्वेश्चन दोहरा देता हूं कि भाई चुंबकीय क्षेत्र तो उसमें ऐसे दिखा रखा है ना। चुंबकीय क्षेत्र को मैं हमेशा बी से दिखाता हूं, मैंने पहली क्लास में बोल दिया था। और एक इलेक्ट्रॉन है जो ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से गति करके आता है। ठीक है। तो ये एक्स अक्ष हो गया, और ये आपका माइनस वाई अक्ष हो गया। ठीक है। अब हमको पता है कि भाई हमने तो उंगली पे तीन चीज लिखी है, एफ बी आई। अब यहां तो आई दिखाई नहीं, बी तो चलो दिख गया, और बल तो निकालना है हमको। तो इलेक्ट्रॉन तो ऋणात्मक आवेश होता है, हमारी जो विद्युत धारा होती है वो क्या होती है? धनात्मक आवेश की दिशा में होती है। तो यदि ऋणात्मक आवेश नीचे बह रहा हो तो धनात्मक आवेश ऊपर की तरफ जा रहा होगा, यानी अब हम यहां तक आ जाएंगे। तो ये होगी विद्युत धारा, और ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। तो जब भी कभी इलेक्ट्रॉन की जो गति की दिशा दिखाएंगे उसके जस्ट विरुद्ध या अपोजिट आप अपनी जो विद्युत धारा है उसको दिखाया करिए। ठीक है। अब धारा और चुंबकीय क्षेत्र तो पता है, और हमको क्या ज्ञात करना है? बल। तो देखिए मैं करता हूं कोशिश। धारा ऊपर की तरफ है, तो ये जो मेरी आई वाली उंगली है ये मैंने ऊपर की तरफ कर दी। ठीक है। अब क्या करना है? बी को इस तरफ लाना है। मेरा बी तो ये है, पर यहां तो ऐसा दे रखा, तो मैं इसको उल्टी यूं कर लूंगा। देखिए थोड़ा सा घूम जाऊंगा मैं। इससे क्या होगा? ये मध्यमा तो हो गई आई की तरफ, ये हो गई मेरी मध्यमा, यानी बीच की उंगली। इतनी शुद्ध हिंदी नहीं आती हो तो बीच की उंगली। ये हो गई मेरी तर्जनी, तर्जनी यानी कि पहली उंगली या छोटी उंगली जिसे आप कहते हैं। ठीक है। जब ऐसा है तो देखिए अंगूठा खुद ब खुद आपका अंदर की तरफ आ रहा होगा। तो अंगूठा जो है वो आपका अंदर की तरफ जाएगा, देख लीजिए। बस ध्यान क्या रखना है? बायां हाथ लेना है। मैं फिर से एक उदाहरण समझाऊंगा, तब तक आप इसको गौर से देखिए और अपने अपने उल्टे हाथ पर FBI लिख के इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो जिधर अंगूठा है उधर ही बल लगेगा। तो देखिए उस किताब में आंसर दे रखा ना, बल किधर होगा? पेज के अंदर की तरफ, यानी जिधर अंगूठा गया है उसी दिशा में बल लगेगा।
चुंबकीय क्षेत्र यहाँ दिखा रखा है, इलेक्ट्रॉन के जस्ट विपरीत दिशा में, यानी इसके जस्ट उल्टा की दिशा में धारा लेंगे, फिर तो बस धारा की दिशा में मध्यमा किसकी, बाएं हाथ की, और ये चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी की तरफ। तो आप जब खुद ये स्थिति कर लेंगे उंगली से, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये आपकी धारा हो गई। तो देखिए अंगूठा खुद ब खुद अंदर की तरफ जा रहा होगा, तो जिधर अंगूठा जाएगा उधर बल लगेगा। तो बल यानी कुल मिला के इस क्वेश्चन में किधर हो गया, पेज के अंदर की तरफ। अब उसी के थोड़ा सा नीचे आ जाइए, तो पेज 231 पर ही पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए आप लोग कि कोई प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तो निम्न में से कौन सी चीज बदल जाएगी। 4 भौतिक राशियां दे रखी हैं, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लें, बुक आपके पास है ही सही, कि कोई प्रोटॉन है वो चुंबकीय क्षेत्र में से गति करता हुआ गुजरता है, तो निम्न में से ये 4 भौतिक राशि दे रखी है, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि में परिवर्तन होगा। पहली भौतिक राशि क्या है, द्रव्यमान, दूसरी क्या है, चाल, तीसरी क्या दे रखी है उसने, वेग, और चौथी क्या दे रखी है, संवेग। तो वो यही कह रहा है प्रोटॉन का इनमें से कौन सी चीज बदल जाएगी यदि वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करे। तो पहले तो आपको सारी चीज पता होनी चाहिए भाई। चाल और वेग वैसे तो एक ही सी चीज लगती है, पर क्या होता है, चाल में सिर्फ परिमाण होता है, वेग में क्या होता है, दिशा भी होगा, परिमाण भी होगा। जैसे मैं कहूं कहीं लिख रहा है कि भाई 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो ये हो गई उसकी चाल, है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण आ रहा है, मतलब अंक आ रहा है एक। परिमाण मतलब कितने अंक है, ये तो उसकी मात्रक कहलाता है। जबकि वेग लिखना होगा तो वो लिखेगा 5 किलोमीटर प्रति सेकंड पूर्व की तरफ। ये देखिए इसमें दिशा आ जाती है। तो वेग में क्या होगा, दिशा आ जाएगी। संवेग में भी देखिए, संवेग क्या है, संहति प्लस वेग। इसका पूरा नाम क्या होता है संवेग का, संहति। संहति क्या होता है, द्रव्यमान। तो संवेग क्या है, द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक है जी, यानी संवेग के अंदर भी मात्रा भी होगी और दिशा भी होगी इसमें भी। तो इन दोनों में दिशा होगी, ऊपर वालों में दिशा नहीं होगी। अच्छा देखते हैं अब क्या बदलता है। भाई द्रव्यमान तो कभी भी नहीं बदलता। जैसे आप लोगों की 10वीं 12वीं के लेवल तक तो हम ये मानते हैं कि किसी भी चीज का द्रव्यमान बदलता नहीं, द्रव्यमान संरक्षण नियम से, तो ये तो बदलने से रहा। अब चाल और वेग में क्या अंतर है कि भाई वेग के पास दिशा है, उस चाल के पास नहीं है। तो ये तो हम अभी देख चुके। जब ये बाएं हाथ का नियम लगाइएगा तो जिधर भी बल लगेगा उस दिशा में फिर वो चल देगा। ये भी तो हमने बोला ना, जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था माइनस वाई अक्ष की तरफ, पर जैसे अंदर की तरफ दिशा में बल लगेगा तो जो इधर जा रही थी चीज या इलेक्ट्रॉन वो किधर मुड़ जाएगा, अंदर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन आपका अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। तो जैसे ही अंदर की तरफ मुड़ जाएगा यानी उसकी दिशा बदल गई। अरे गाड़ी में भी स्टीयरिंग होता है, मोटरसाइकिल में भी हैंडल होता है, तो हैंडल क्या बदलता है, दिशा बदलता है, क्योंकि हैंडल से आप, हैंडल पर आप क्या लगाते हो, बल लगाते हो। तो कुल मिलाकर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से इस पर बल लगने लगेगा और बल के चलते दिशा बदल जाएगी। तो दिशा बदल गई तो यानी कि एक तो वेग भी बदल गया, तो संवेग बदल ही गया, क्योंकि संवेग के अंदर तो खुद ब खुद वेग का गुणनफल है। तो हमको ये कहना है ना तो चाल बदलती है ना द्रव्यमान बदलता है, बट दिशा बदल जाती है। ठीक है, तो दिशा बदल जाएगी और संवेग भी बदल जाएगा, क्योंकि संवेग के अंदर तो खुद वेग आता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा विद्युत मोटर का एक वीडियो दिखा के फिर हम आपको विद्युत मोटर के बारे में समझाएंगे। तो विद्युत मोटर आपके पेज नंबर 232 पर है। तो विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जैसे घर में मिक्सी नहीं होती, तो घर में जैसे मिक्सी होती है तो उसमें क्या करते हैं आप, मिक्सी के तार को सॉकेट में लगाते हैं, तो जैसे ही सॉकेट से बिजली आती है तो वो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, मिक्सी में आप क्या करते हो, चटनी बनाते हो, आम का वो बनाते हो, शेक बनाते हो, ठीक है, तो वो उसको तेजी से घुमाता है। तो विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाती है, यांत्रिक ऊर्जा में। अब ऐसा करने के लिए क्या करेंगे,
चुंबकों का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे यहां पर एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा किया, उस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में ये कुंडली लगा दी गई और उस कुंडली को किसी विद्युत धारा से जोड़ दिया। तो जैसे ये सेल से जोड़ दोगे, धारा उसमें जाएगी और फिर हम वही फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगाएंगे और उस बाएं हाथ के नियम के चलते इस धारावाही तार पर बल लगेगा और वो बल इसको घुमाता जाएगा, है ना। तो अब हम इस चीज को फिर से समझेंगे। तब तक आप विद्युत मोटर नाम की हेडिंग डाल लो, थोड़ा सा फिगर बना लें। चित्र आपके 13.15 है और इसको अब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो विद्युत मोटर का काम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। और इसका सिद्धांत क्या है, सिद्धांत को जरूर लिखिए। सिद्धांत आपकी बुक में अलग से नहीं रखा, पर क्वेश्चन जरूर पूछा है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखो, तो सिद्धांत जरूर लिखिएगा। वो अभी मैं आपको बोर्ड पर लाके दिखाता भी हूं। वैसे तो वही सिद्धांत है कि धारावाही तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर बल लगता है, ठीक है। सिद्धांत तो इतना सही है, धारावाही तार को या धारावाही चालक को जब भी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस पर एक बल लगता है। तो जैसे ही वो बल लगेगा ये आपका घूमने लगेगा और दिशा भी एक ही रहेगी। लगातार यदि आपका ये वामावर्त है तो वामावर्ती चलता रहेगा, तो उसके लिए हमेशा वो आपका धारा की दिशा इस तरह से एडजस्ट होती है कि वो एक ही दिशा में घूमता रहे। तो ये पंखा, ब्लोअर, आपका हेयर ड्रायर, ये सब किसके उदाहरण हैं, इसी विद्युत मोटर के। पानी का पंप, आटा चक्की, ये जितने भी हैं ये सब इसी के उदाहरण हैं। तो आइए अब हम इसको समझते हैं। तो वैसे तो आप लोगों को कभी मोटर खुली हुई देखने का मौका नहीं मिला हो, पर कई बच्चों बाजार बाजार में घूमते रहते हैं या कभी किसी घर में मोटर रिपेयर हुई हो, तो जब वो मोटर का कवर हटा देते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखती है, ठीक है। अब ये चित्र स्पष्ट नहीं है तो और इधर से दिखाने की कोशिश की है, तो ये तो दिख ही रहा होगा। ये आपका क्या होगा, उत्तरी ध्रुव, तो नीले रंग से उत्तरी ध्रुव दिखाया है ना। और ये एस से यानी गुलाबी रंग से इन्होंने दक्षिणी ध्रुव दिखाया है। तो ये तो दो चुंबक हो गए, है ना। तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेंगे। उसके अंदर ये जो कुछ भी रखा हुआ है, ये वाला जो हिस्सा है ना, तो क्या है, ये एक मृदु लोहा है, सॉफ्ट आयरन कहलाता है, मतलब मुलायम वाला लोहा है। तो एक मृदु लोहा होता है। मृदु लोहा की खासियत क्या होती है कि उसमें जो कार्बन की मात्रा होती है, जो कार्बन की मात्रा होती है वो काफी कम होती है, जरा ध्यान रखिएगा। तो किसी भी विद्युत मोटर में मृदु लोहे पर तार की बाइंडिंग यानी तार की कुंडली लपेट दी जाती है। तो मृदु लोहे पर तारों की कुंडली बनाई जाती है जिसको आर्मेचर कहते हैं। यानी इस चित्र में यदि मैं दोनों चुंबक हटा लूं तो चुंबक हटाने के बाद जो बचा कुछ हिस्सा है वो आर्मेचर कहलाएगा, जिसको मैंने ये वृत्त से दिखाया है। और इस वाले चित्र में ये वाला हिस्सा जो है ये आर्मेचर कहलाएगा। तो यहां तक अभी आप उतारिए, तब तक मैं 2 मिनट के लिए चुप होता हूं।
तो बच्चों उम्मीद है कि आप पेज नंबर 232 पर सभी लोग देख रहे होंगे। तो उसी दिखाई गई कुंडली पर अभी हम बल लगा करके मोटर को घुमाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये तो बिजली की मोटर है जिसमें ये वाला जो अंदर का हिस्सा दिख रहा है ये तो वही आपका आर्मेचर कहलाता है ना। आर्मेचर क्या है? वही मृदु लोहे पर, ये जो मृदु लोहा ये जो दिख रहा है इसके ऊपर आप क्या करते हैं, तारों की कुंडली बना देते हैं। और मृदु लोहा क्या है? जिसमें कार्बन की मात्रा कम हो। ये बात तो अपन पहले ही सीख चुके हैं कि विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। सिद्धांत, इसको मैं बड़ा करता हूं कि धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उस चालक पर बल लगता है। इस सिद्धांत को भी आप ठीक से उतार लीजिए। तो धारावाही चालक को जब कभी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है, और ये बल ही अभी इस मोटर के घूमने का कारण बनेगा, जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो ये विद्युत मोटर का काम, और ये हो गया उसका सिद्धांत। बनावट क्या है वो आपके पास किताब में भी दिख ही रहा होगा। एक उत्तरी ध्रुव हो गया, एक तरफ दक्षिणी ध्रुव हो गया, और उसके बीच में आप ये तारों की कुंडली, जिसको कि हम आर्मेचर कह रहे हैं, तो उस आर्मेचर को यहाँ ने हमने बहुत सीधे तरीके से दिखा दिया है, बस एक तार के चौकोर आकृति की तरह। तो ये जो ABCD नाम का जो तार है, वो तार दिखाए गए बुश पर, बुश होते हैं, कई बार घरों में मिक्सी में बुश बदलते रहते हैं, बहुत सस्ते काले काले छोटे छोटे से डॉट डॉट जैसे आते हैं। तो ये तार बुश से जोड़ देते हैं, और वो बुश इस तरह की विभक्त वलय, या इंग्लिश में बोलेंगे स्प्लिट रिंग। तो कोई खास बात नहीं है। एक जो हाथ में पहनने की चूड़ी होती है, उसको यदि आप दो हिस्सों में काट दोगे तो इस तरह की क्या बन जाएंगी, स्प्लिट रिंग, यानी अलग अलग दो हिस्से हो जाएंगे, अलग अलग रिंग बन जाएंगी। बहुत शुद्ध हिंदी में बात करें तो वो कहलाते हैं विभक्त वलय। तो उन विभक्त वलय के ऊपर के पास में ये ब्रश जोड़ देते हैं, और ब्रश से फिर ये तार को जोड़ देते हैं, और ये तार के अंदर फिर ये आपका विद्युत धारा जा रही है। तो विभक्त वलय या स्प्लिट रिंग, ये आपकी किताब में भी दे रखा है, का काम क्या है? अरे भाई, ये इनको कम्यूटेटर भी कहते हैं, यानी ये दिशा परिवर्तक का कार्य करते हैं। किसकी दिशा बदलते हैं? ये धारा की दिशा बदलते हैं। तो लिख लीजिए इसको, विद्युत मोटर के अंदर लगे हुए विभक्त वलय या स्प्लिट रिंग विद्युत धारा की दिशा परिवर्तन का कार्य करते हैं। कम्यूटेटर का हिंदी में नाम क्या है? दिक् परिवर्तक। दिक् को दिशा से ही समझा जाता है। तो ये दिक् परिवर्तक का कार्य करते हैं, और किसकी दिशा बदलते हैं? धारा की दिशा बदलते हैं। तो विद्युत मोटर में जो स्प्लिट रिंग होती है वो कम्यूटेटर यानी दिक् परिवर्तक का कार्य करते हैं। तो कैसे करेंगे कि जब ये कुंडली अभी घूमेगी ना, उसको मैं समझाऊंगा। तो आधे चक्कर के बाद कुंडली में धारा की दिशा बदल जाती है, जिससे कुंडली के घूर्णन की दिशा अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि जैसे ही धारा की दिशा बदल जाएगी, फिर से बल की दिशा इस तरह से एडजस्ट हो जाएगी, संयोजित हो जाएगी कि वो कुंडली हमेशा एक ही दिशा में घूमती रहे। आइए अब इसकी अपन समझाने की कोशिश करते हैं। लीजिए, तो ये जो कुंडली दिख रही थी उसको मैंने फिर से बना दिया, उसमें नाम भी लिख दिया, जैसे ABCD यहाँ है तो यहाँ ABCD करके लिख दिया है। चुंबकीय क्षेत्र तो आपका जा ही रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये चुंबकीय क्षेत्र तो आपका इसी तरफ है, इसे ठीक। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम भी मैंने आपके सामने बना दिया, और मेरे को करना क्या है ये भी आप जानते हैं कि इस तरीके का एक आर्मेचर कुंडली है। ये जो दिख रहा है इसमें ये जो टेढ़ी लाइन है, मतलब इस तरह से है ये। तो ये कुंडली जो है वो इस तरीके से है, और चुंबक एक यहाँ रखा है, एक चुंबक वहां रखा है। तो जैसे इसमें धारा बहेगी, ये जो कुंडली है वो आपकी इस तरह से घूमना शुरू कर देगी, यानी घूर्णन की दिशा हमेशा एक ही होगी। यानी आप अपनी तरफ से देख रहे हैं तो ये हमेशा वामावर्त होगी, इस तरह से घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। ठीक है, ठीक। अब इसको समझाते हैं। तो ये जो टेढ़ी टेढ़ी लाइनें दे रखी हैं, इसका मतलब पहले तो इस तरह से समझना कि ये बोर्ड के तल के लंबवत हैं, इस तरीके से। ठीक। अब इसमें धारा गई, तो ये इसमें धारा इस तरफ जा रही है ना, जैसे धारा इस तरफ जा रही है
चुंबकीय क्षेत्र आपका उस तरफ है ही सही, ठीक है। तो धारा इसमें अंदर की तरफ यानी यूं जा रही है, यूं आती है, फिर बाहर करके आपकी तरफ आ जाती है। तो धारा इस तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र आपका इस तरफ है, ठीक है जी। तो फिर से वही FBI ध्यान रखिएगा, ये आई हो गया, ये आपका है ना, तो आई हो गई अंदर की तरफ। तो आई अपन ने किससे दिखाई है? मध्यमा से। आई किससे दिखाई तुमने? बीच की उंगली से। और बी किससे दिखा रहे हैं आप? पहली उंगली से। तो आप खुद ब खुद देख लीजिएगा, आपका जो बल आएगा वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। यही आपकी बुक में भी दे रखा है, यानी बल किधर लग रहा होगा? नीचे की तरफ। तो नीचे और ऊपर को समझाने के लिए देखिए, मेरे पास जो सीमित संसाधन है उससे मैंने कोशिश की है, तो वो मैं आपको बताता हूं। तो इसको आर्मेचर कुंडली मान लीजिएगा। तो नीचे किस तरफ, यानी ये जो सफेद तार आपको शायद दिख रहा होगा, हाँ ये देखिए आपको ये तार दिख रहा होगा। तो ये तार यानी बल की दिशा क्या हो गई है? इस तरफ, जिधर मैंने पेन दिखाया है। देखिए मेरे बैकग्राउंड में आप देखने की कोशिश करिए, ये रहा। तो बल की दिशा उस कुंडली पर इस तरफ लग रही होगी, और इस वाले उसमें आप फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगाइए, तो उसमें बल की दिशा यूं लग रही है ऊपर की तरफ। तो इस वाले तार में ऊपर की तरफ और इस वाले तार में नीचे की तरफ। अब क्योंकि दोनों बल की दिशा अलग अलग है और बीच में भी कुछ दूरी है, तो उसके चलते दोनों बल क्योंकि विपरीत दिशा में है, तो वो क्या करेंगे? इसको घुमाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं इसको यहां पर फिर रख के दिखाता हूं। यही वाली कुंडली है जो बोर्ड के तल के लंबवत रखी है, और इस पर जब आप फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगाएंगे तो इस वाली में यानी कि ये इस पर बल की दिशा ये आएगी, और फिर वही धारा घूम के उल्टी लौटेगी इधर। तो जब इस पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएंगे तो उस पर बल ऊपर की तरफ आएगा। तो इधर बल नीचे, इधर बल ऊपर, उसके चलते कुंडली आधा चक्कर घूम जाएगी। फिर क्या होगा? फिर से इस पर बल की दिशा ऊपर आ जाएगी, क्योंकि धारा अब तक अपनी दिशा बदल चुकी है। क्योंकि कई बच्चों को दिक्कत हो जाएगी अदरवाइज कि नहीं सर धारा तो यदि पहले की दिशा में मान लूँ तो फिर बल तो उल्टी दिशा में आ रहा है। नहीं, इसीलिए अपन ने पढ़ा है, ये जो स्प्लिट रिंग है उन्होंने अब धारा की दिशा बदल दी है, ये आपकी किताब में भी लिख रहा है। तो अभी भी बल का जो युग्म है, बल का जो जोड़ा है, वो हमेशा इस तरह से बना रहेगा कि बस घूर्णन की दिशा एक ही रहे। तो घर में भी आप मिक्सी वगैरह सब में जानते हैं कि हमेशा घूर्णन एक ही दिशा में होता है, तो है नहीं कि बार बार यूँ उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा होता हूँ। तो ऐसा करने के लिए ही अपन इस स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि जैसे ही आधा चक्कर हो जाएगा वो कुंडली में धारा की दिशा बदल देगी, जिससे घूर्णन की दिशा अपरिवर्तित रहेगी। यानी थोड़ी देर पहले AB पर जो बल नीचे लग रहा था, पहले AB पर बल नीचे की तरफ लग रहा था, अब वही बल ऊपर की तरफ लगने लगेगा। देखिए पहले AB पे बल नीचे लग रहा था, जब ये घूम के इधर आ जाएगा तो अब इस पर ये बल ऊपर लगेगा, जिससे घूर्णन की दिशा हमेशा अपरिवर्तित रहेगी। तो धारा की दिशा बदलती जाएगी, पर बल की दिशा आपकी तरफ से देखे जाने पर हमेशा वैसी रहेगी। भाई इस वाले तार पर ऊपर की तरफ, उस वाले तार पर नीचे की तरफ, और ये आपका घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा। तो पूरी चीज आपके सामने एक बार फिर से रख दिए, इसको देखिए। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, ये हो गई चुंबक, ये उसके बीच में रखा हुआ आर्मेचर। आर्मेचर में क्या है? एक मृदु लोहा या सॉफ्ट आयरन के ऊपर तारों की कुंडली बना देते हैं। एक्चुअल फिगर मोटर में देखना हो तो ये बीच का हिस्सा आपका आर्मेचर है, और ये बाहर की तरफ ये आपके चुंबक लगे हुए हैं। कुंडली कैसे दिखाई है इस फिगर में? भाई इस तरीके से दिखाई है। इस कुंडली पे धारा की दिशा यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं। इस पर जब फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगाओगे तो पता चलेगा कि इस वाली तरफ तो बल नीचे लग रहा है और यहाँ पे बल ऊपर लग रहा है। तो दोनों तरफ बल इधर इधर है, इधर इधर है, तो वो विपरीत दिशा के बल इसको घुमाने का कार्य करेंगे। ठीक, अब ये जो बल इधर है, जब ये घूम के इधर आएगा तो ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो बल की दिशा हमेशा इस प्रकार रहेगी कि उन बल के जोड़े या बल युग्म के चलते जो घूर्णन होगा
वो हमेशा वामावर्ती बना रहेगा। ठीक है जी, मेरे उदाहरण में वामावर्त, बाकी तो दोनों तरफ घूम सकता। तो उसके लिए कभी ए बी पर अभी जो बल नीचे लग रहा था, जब ए बी घूम के इधर आ जाएगा तो ए बी पे वही बल ऊपर लगने लगेगा। और ऐसा करने के लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगा के चेक करोगे तो धारा की दिशा अपने आप बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल किया है। तो धारा की दिशा बदलते ही फिर से वही ए बी पर बल ऊपर की तरफ, यानी अब ए बी, पहले ए बी यहाँ था, फिर घूम के वो इधर आ गया, तो इधर ए बी पर बल अब किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि धारा की दिशा बदल गई। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी, और नहीं तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, किताब को एक बार पढ़िएगा। पहली बार में फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम निकालने में लगाने में बड़ी दिक्कत आती है, फिर भी FBI करके जरूर आप उंगली पे लिख लीजिएगा, जिससे कि दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट लाइफ से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आपस में एक दूसरे को समझाते रहिए। शुक्रिया।